नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले बढ़ा है एनडीए दलों का कुनबा और बेंगलुरु में महासम्मेलन हो रहा है विपक्षी दलों का। तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, क्या कुछ बयान रहा प्रधानमंत्री का, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर किस तरह से पंजाब और दिल्ली में पानी पानी है पूरा इलाका, लेकिन उनके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं सरकारों पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। होंगे कई सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। नए टर्मिनल से हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों की बैठक पर बोला हमला। बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताया। कहा भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे। राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की भी होगी तैयारी। बेंगलुरु में आज 24 विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश कुमार की गठबंधन बदलने की राजनीतिक शैली के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में उन्हें बताया गया द अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट। बैठक पर भाजपा ने भी कसा तंज। कहा 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनाई गई है टोली। और सहारा की सहकारी समितियों में डूबे निवेशकों के पैसे मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा पोर्टल के जरिए 1,07,00,000 निवेशकों को लौटाई जाएगी उनकी पूरी रकम। तो इस वक्त में सबसे पहले बात विपक्ष के महासम्मेलन में। आज 24 दल जुटे हैं बेंगलुरु में। दरअसल कल से यह बैठक हो रही है और आज भी इसका एक्सटेंशन है एक तरह से। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे, इस पर बातचीत करेंगे। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सोनिया गांधी के डिनर के बाद आज एकता को लेकर चर्चा होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि सत्ता में उनकी पार्टी की खास दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना है कि सत्ता में आना उनका मकसद नहीं है, उनकी खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन केजरीवाल के अध्यादेश के विरोध वाले एजेंडे को कांग्रेस ने किस मजबूरी में स्वीकार किया है, यह बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर सत्ता एजेंडा नहीं है फिर मजबूरी किस बात की। लेकिन यूपीए के बदले किसी और नाम की चर्चा से कांग्रेस का दावा कमजोर जरूर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में दर्जनों कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी संख्या अच्छी खासी है। फिर भी यह विपक्षी एकता की मजबूरी है कि सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी के साथ चट्टानी एकता दिखा रहे हैं। सब एक मंच पर खड़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं का कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। परिवार बचाने के लिए यह सम्मेलन हो रहा है। दरअसल यह भ्रष्टाचारियों का एकजुट होना है। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ पूरे देश को अब तक नहीं मिला। आदिवासी क्षेत्र और द्वीपों की जनता विकास के लिए तरसती रही।
प्रधानमंत्री ने कहा। बिहार महागठबंधन का दावा है कि इसकी नींव उन्होंने डाली थी, लेकिन नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की पहल कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों में क्यों ले ली, इसका जवाब उनके पास नहीं है। लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए, यानी कि इस जो गठबंधन बनने की तैयारी है उसका कन्वीनर बनाने के लिए उनकी पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं। यह बयान बार बार दिया जा रहा है कि संविधान बचाने के लिए सब एकजुट हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र और संविधान को लेकर विपक्ष ने क्यों चुप्पी साधी, इसका जवाब देने से कतरा रहे हैं, या ये कहा जाए कि इस पर कोई जवाब नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे गठबंधन पर, परिवारवादी पार्टियों पर, भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के मौके पर विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया और कहा कि यह सम्मेलन 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे इस संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो चलते हैं बेंगलुरु, आयशा से बात करेंगे। आयशा, बहुत सारे सवाल ये जो विपक्षी एकता का सम्मेलन है वो छोड़ता जा रहा है। साथ साथ पहला सवाल तो ये भी आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि यूपीए का नाम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, नए नाम की कवायद उसको ढूंढने की चल रही है। तो क्या समझा जाए कि ऑफिशियली यूपीए अब समाप्त हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल निखिल, यहाँ पर जो बैठक हो रही है इसमें ये सुझाव आ रहे हैं कि इस अलायंस का नाम बदलकर कुछ और नाम दिया जाए, और कई अलग अलग पार्टियों ने सुझाव दिए हैं। और एक सुझाव पर जो सहमति बन रही है वो है इंडिया, यानी इंडिया का जो स्पेलिंग है INDIA। तो इंडिया का मतलब हुआ इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो ये इंडिया का अलायंस बनाने की तैयारी है और इस नाम पर सहमति होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अलायंस का नेता कौन होगा, इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, प्रधानमंत्री के पद के लिए हम दावेदारी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस के अंदर ही कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर कोई कन्वीनर चुना जाता है तो वो कौन होगा, कांग्रेस से होगा या फिर नीतीश कुमार का नाम आएगा, जैसे कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बैठक में
जिस तरह से ममता बनर्जी को जो अहमियत दे रही है कांग्रेस, ममता बनर्जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 साल के बाद मिल रही हैं और इन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही नजदीकी, बहुत ही करीब होने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो थोड़ा बैकफुट पर होकर लंबी छलांग लगाए। तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, जैसे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी इस अलायंस में शामिल होने के लिए उन्होंने सहमति दे दी जब ऑर्डिनेंस का विरोध कर दिया। और इस तरह से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए कोई बड़ा पद या फिर कोई बड़ा पोस्ट हासिल कर सके। तो इस अलायंस में अभी तक नेता के नाम पर कोई सहमति नहीं हुई है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और किस तरह से लोकसभा चुनाव में ये तमाम जो 26 पार्टियां हैं करीब 80% से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर एक कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो फिलहाल अभी जो आपसी कुछ मतभेद है उन्हें सुलझाए जा रहे हैं और एक कमेटी बनाई जाएगी कि अगर कोई आपसी मतभेद पार्टियों के बीच आते हैं, जैसा कर्नाटक में कांग्रेस है और फिर तमिलनाडु में डीएमके और दोनों के बीच में कावेरी के मुद्दे को लेकर काफी मतभेद होते हैं दोनों राज्यों के बीच। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, रीजनल मुद्दे जो हैं तमाम पार्टियों के बीच में हैं। तो इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और जो एक मकसद के साथ ये तमाम राजनीतिक पार्टियां साथ आए हैं, ये मकसद पूरा हो सके। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि कल भी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि नेता कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी ही हमारे नेता है। उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं लिया। तो ये साफ नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये है कि अब कांग्रेस भी कांग्रेस के अंदर भी ये अंदरूनी कला चल रही है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर इस कन्वीनर का नेता कौन होगा। जी जी, निश्चित तौर पर। और सवाल दरअसल 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए नाम को लेकर क्या सहमति बनती है और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है और किस तरह से साल 2024 के चुनाव के सामने ये तमाम पार्टियां अपने कॉमन कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से आपने कहा, सवाल दरअसल बहुत सारे हैं। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव लगे हुए थे नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के लिए और उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए वहां पर। ये लगता है कि नीतीश कुमार ने जो पटना सम्मेलन में जिसकी शुरुआत की थी, कम से कम कांग्रेस ने लीड लेते हुए उनसे कहीं ना कहीं जो एकता का संयोजक वाला जो मामला था वो उनके हाथ से लेते हुए बन रहे। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो यहां पर कौन नंबर 1 है या कौन इसको लीड करता हुआ दिखे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इस तरह से बहुत सारे लोग अभी भी उस लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। आयशा, बिल्कुल आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात को लेकर सहमति तो आसानी से बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, जब पटना में बैठक हुई थी उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी। जी निखिल, जी। जब पटना में पहली बैठक हुई थी उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी कर्नाटक में। और कांग्रेस को जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी कांग्रेस सरकार बना ली तो कांग्रेस को एक उम्मीद अब लगने लगी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव लाया जा सकता है, कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है। तो कांग्रेस को शायद पहले भी भरोसा नहीं था कि कर्नाटक में भी वो इतनी आसानी से जीत सकती है। तो कांग्रेस अब चाहती है कि जो नीतीश कुमार के नाम को लेकर प्रस्ताव आ रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से और कुछ और पार्टियों की तरफ से, उसके साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम को भी एक इक्वल नेगोशिएशंस के लिए इक्वल पेज पर इनके नाम रखकर देखा जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी इस पूरे अलायंस की कन्वीनर बन जाएं तो ये कांग्रेस के लिए एक अपर हैंड, जो कांग्रेस की जो प्रयास है, कांग्रेस जो दावा कर रही है कि 11 राज्यों में हमारी सरकार है, तो ऐसे में
कांग्रेस उम्मीद यही करेगी कि कांग्रेस की तरफ से अलायंस का कन्वीनर कांग्रेस की तरफ रहे। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार के नाम पर अभी सहमति नहीं हुई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और दूसरे वरिष्ठ नेता शरद पवार भी पहुंचे हैं। तो ये तमाम नेता किस नाम पर मोहर लगाते हैं, और ये तमाम चीजें 4 बजे साफ हो जाएंगी जब ये तमाम नेता एक साथ मीडिया के सामने मीडिया से रूबरू होंगे। जी, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें साफ भी होंगी, लेकिन सवाल जो है उनसे पूछे जाते रहेंगे। और आज बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आज दरअसल सवाल बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खड़े किए हैं, उस पर भी हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मिशन 2024 और एनडीए के राजनीतिक दलों में गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई है, और इसको लेकर के आज 38 दलों का जो गठबंधन है, 38 दलों की बैठक होने जा रही है। तो राजनीतिक दलों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर चर्चा तेज हुई है। 26 दलों के साथ कांग्रेस का महासम्मेलन चल रहा है। वहीं बीजेपी ने 38 दलों की मीटिंग आज नई दिल्ली में बुलाई है। कर्नाटक सम्मेलन में विपक्ष का जोर जहां अंकगणित पर है, वहीं एनडीए की मीटिंग में खासा ध्यान सामाजिक आधार पर रखा गया है। विपक्ष की कोशिश अपने वोट को बिखरने से बचाना है, वहीं एनडीए को अपनी जीत का आंकड़ा दुरुस्त रखना है। 2019 में बीजेपी ने 2024 लोकसभा सीटें 50% से अधिक शेयर लेकर जीती थी, जबकि 2014 में ऐसी सीटें 88 थी। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें 3 लाख के मार्जिन से जीती थी। 2014 में 42 बीजेपी उम्मीदवार 3 लाख के मार्जिन से जीते थे। इसलिए वोट परसेंट पर विपक्ष का यह तर्क खरा उतरता हुआ नहीं दिखता। एनडीए 38 बनाम यूपीए 26 पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि एनडीए में दलों का आकर्षण पीएम मोदी के पिछले 9 साल का गुड गवर्नेंस है, जबकि विपक्षी एकता अवसरवादी सियासत की पराकाष्ठा है। दिल्ली के अशोका होटल में आज होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। खबर है कि बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, पशुपति कुमार पारस हिस्सा लेंगे। तो कुनबा लगातार बढ़ रहा है एनडीए का। सपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान एनडीए के साथ आएंगे। जाहिर है बीजेपी को अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने के प्रयास को बल मिला है। और पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल होकर साथ में चुनाव लड़ेगी। लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान का जो गुट है, प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि लंबे समय से एनडीए के साथ बातचीत का दौर चल रहा था। हमारी कुछ प्राथमिकताएं थी जिन पर चर्चा हुई और दोनों तरफ से सहमति बनी है। अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का
ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राज, और उसके साथ ही साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। कपिल मदान, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, विश्लेषक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश राज के साथ करेंगे। राजेश, आज ये जो बैठक है शाम 5 बजे होने वाली है, किस तरह की जानकारी आप देंगे? क्या कुछ चल रहा है वहां वेन्यू पर, और कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या हलचल है, क्या सुगबुगाहट है, सारी जानकारी दें। देखिए, अशोका होटल में मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा इस बैठक की सदारत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये उम्मीद की जा रही है कि 5:30 बजे के बाद उनके पहुंचने का भी कार्यक्रम है। और जिस तरीके से कल जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी दी और ये बताया कि 38 दल जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, बैठक में शामिल होंगे। यानी विपक्ष की जो बैठक है, विपक्ष की जो लामबंदी है, उसके मुकाबले एनडीए अब का कुनवा जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार की तमाम पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय लोक दल की बात करें जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली है, चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल समेत अनेक जो ओबीसी जो छत्रप हैं वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं ना कहीं इस एनडीए की बैठक का हिस्सा होंगे। और मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी एनडीए का हिस्सा होंगी। तो कहीं ना कहीं अटल जी के ज़माने में निखिल जिन जिन पार्टियों का वर्चस्व एनडीए में होता था, उन पार्टियों से काफ़ी आगे बढ़कर वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस सरकार में यह जो एनडीए के साझेदार दलों की संख्या है वो 38 तक जा पहुंची है। अटल जी के ज़माने में इसकी संख्या 17-18 थी। तो हम कह सकते हैं कि एनडीए का कुनबा काफ़ी बढ़ रहा है। वहीं विपक्ष की जो बैठक है बेंगलुरु में, वहाँ पर जो उनके जो साझेदार दल हैं उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले बिल्कुल आधा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू होगी, नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और काफ़ी गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बैठक को शानदार बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। काफ़ी जो है मशक्क़त की जा रही है सुबह से ही। और हमारे पीछे आप देख भी सकते हैं नज़ारा कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगाई गई है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की बैठक जिस पर लिखा हुआ है, और यह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जो है इस बैठक में प्रमुखता से जो है वो लगाई गई है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर एनडीए का चेहरा है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी, 26 बनाम 38, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कहेंगे आप? निखिल, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा, अभी ऐसा आपके बेंगलुरु से हमारी रिपोर्टर बता रही थी, तो ये अभी सब कुछ जो अभी सामने में हमारे सामने में यूपीए की जो ये चर्चा थी और कांग्रेस के लीडरशिप में ये विपक्षी दलों का जो महागठबंधन था, एक तो चीज़ें सामने में आ गई है कि अब वो महागठबंधन का नाम इंडिया होगा। तो अब ये यूपीए का नाम बदल के इंडिया रखा गया है। इसके पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी होगी, तो ये अभी 4 बजे के बाद ही ये सारी चीज़ें सामने में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया रखने का मकसद क्या है जी। इसी सम्मेलन में जब ये ऐसा बता रही थी तो उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले विपक्षी दलों के नाम सुझाने का अपना एक प्रस्ताव दिया था। तो उस प्रस्ताव में सबसे पहले फ्रंट के नाम से तो ममता बनर्जी का ये था कि हम किसी भी फ्रंट का नाम अब नहीं रखेंगे। यूपीए के नाम से शायद इन लोगों के कई पार्टियों को चीड़ थी कि यूपीए का एक अपना रिकॉर्ड है, करप्शन के नाम पे उनका काफ़ी देश में बदनामी रही है, तो शायद वो यूपीए को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। तो अब ये इंडिया बनाम भारत हो गया
जी। ये इंडिया जो है वो जो एक उनका था कि अखिलेश यादव का सुझाव था कि पिछड़ा दलित अलायंस के नाम से हो, तो अब ये इंडियन डेमोक्रेटिक जो है इंक्लूसिव अलायंस हो गया है ये इंडिया। अब इसका समर्थन में सबसे अभी तो हमने देखा टीएमसी का भी ट्वीट आया है, कांग्रेस की तरफ से आया है। इसका जो ऑफिशियली खुलासा है वो 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन इतना तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये अब इंडिया है यूपीए के बदले में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी नेता को लेके है कि यूपीए का नेता कौन हो और यूपीए का फेस कौन होगा, उसके लीडरशिप को लेके। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का जो सबसे पहला जो आप साउंड बाइट सुने होंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से ये साफ करते करते ये भी कह दिया कि कांग्रेस जो है सत्ता से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो किसी भी रेस में है। तो एक तरह से आप ये देखें कि कांग्रेस ने एक तरह से पूरा हथियार डाल दिया है जी। जब ये दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से हथियार डाल के अपना केजरीवाल को सपोर्ट करने का एक मंसूबा बनाया था, जबकि दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस की यूनिट का अभी भी विरोध जारी है। उसी तरह से आप बंगाल के वायलेंस में देखिए, पिछले 15 दिन से किस तरह से वहाँ अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, गवर्नर हाउस से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमे भी लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके अगर आपने कल की डिनर पार्टी सोनिया गांधी की देखी होगी तो सीताराम येचुरी के साथ में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की जो तस्वीर लोगों ने देखी होगी, खास करके बंगाल में जब लोगों ने देखा तो खास करके कार्यकर्ताओं को तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा होगा कि इस विपक्षी एकता में जो इंडिया की बात है, इंक्लूसिव अलायंस की बात है, उसमें कार्यकर्ता ही कहीं से छूटते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की जो अपनी मजबूरी है वो तो साफ है। लेकिन अब जब ये एनडीए का जो आज की मीटिंग है उसके बारे में आपने अगर प्राइम मिनिस्टर का भी सुना, आपने जेपी नड्डा का भी कल हम लोगों ने सुनाया था लोगों को, और ये चीजें साफ है कि जो सामाजिक आधार की बात हो रही है उसमें जो अंकगणित है उनका अंकगणित है कि जो 45% के बाद जो वोटर्स है, जनता है देश की, वो उनके साथ है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये परसेंटेज में जो मोदी फैक्टर है और मोदी का जो गुड गवर्नेंस 9 साल का है, वो उसके साथ में ये इतने सारे जो एनडीए के पुराने दल हैं या और कोई सहयोगी है वो आज जुड़ रहे हैं। और उसके फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपके आगे की चर्चा में और बातें साफ में आएगी। जी निश्चित तौर पर कपिल मदान को जोड़ते हैं। कपिल जी, आपने देखा ये सारी चर्चा, किस तरह से एक नया नाम देने की बात कही जा रही है? जहन में एक बात आ रही है कि इज द यूपीए ऑफिशियली डेड? क्या यूपीए को मान लिया जाए आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है? अब सोनिया गांधी यूपीए की नेता नहीं रही, और क्या इसकी वजह देखते हैं? क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? क्या ऐसी मजबूरी है? देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो अभी न्यूज आई है और जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो नया अलायंस है उसका नाम इंडिया होगा, इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा सुझाव है। और देश के बारे में बात हो रही है, जिस देश की जो हमारा संविधान, जो हमारा इंक्लूसिव संविधान है जिसमें सब बराबर हैं, सबके लिए एक ही जगह है, उसकी इंक्लूसिविटी की इसके अंदर बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बड़ी एक सकारात्मक शुरुआत है। दूसरा, जहां तक आपने बोला कि क्या कांग्रेस ने किसी पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, तो मेरा ये मानना है कि आप जब कोई भी अलायंस क्रिएट होती है, जब एक विचारधारा के भिन्न पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एक कॉमन आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको घुटने टेकने नहीं कहा जाता। उसको कहा जाता है कि एक दो फोर्सेस ने साथ मिलाया है। तो मुझे लगता है कि ये वो सारी पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक है तर्क आपका, लेकिन दरअसल जहन में सवाल इसलिए आता है क्योंकि यूपीए का शासनकाल रहा 10 वर्ष तक। तो क्या लगता है कि यूपीए का ये जो नाम चेंज होने की बात है, क्योंकि क्या ये बदनामी रही है यूपीए सरकार की, जिसकी वजह से वो बाद में चुनाव हारी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप रहे, तो क्या लगता है कि उन आपके पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि यूपीए का नाम शायद कैरी फॉरवर्ड करना ठीक नहीं होगा? देखिए, आप जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि जो 2014 का चुनाव था उसमें भाजपा के 2 मुख्य प्लान थे जिन पे उन्होंने वो चुनाव लड़ा। एक, उन्होंने करप्शन के बारे में चुनाव लड़ा और करप्शन को मुद्दा बनाया, आधार बनाया, 2G केस को एक जनता के सामने पेश किया। तो हमने देखा कि 2G का अदालत का क्या फैसला है। कोई भी कांग्रेस का नेता 2014 के बाद से अभी तक 2024
हम चुनावों की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सा कांग्रेस का नेता 2014 के बाद जिसमें मुकदमा हुआ हो वो कन्विक्ट हो गया हो किसी करप्शन के मामले में? नहीं हुआ ऐसा, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं गलत हो सकता हूं, आप मेरे को ठीक कर सकते हैं। अभी जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज थोड़े दिन पहले करप्शन के बारे में बात करी, आज उन्होंने एक वक्तव्य दिया ऑपोजिशन मीट पे, जहां पे फिर से उन्होंने करप्शन के बारे में बात करी। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री साहब थोड़े दिन पहले अजीत पवार और एनसीपी को भ्रष्ट बता रहे थे। जो उनके कुछ नेताओं के अगेंस्ट जो दावे हैं, जो आरोप हैं, वो ये हैं कि प्रफुल्ल पटेल जी की कोई लैंड है जिसके दाऊद का कुछ लेना देना है, और एक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वहां लगाया गया। और आप कुछ दिन बाद उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आते हैं। तो कोई भी जो समझता है, जो पॉलिटिक्स समझता है, जो हमारे देश की कानून प्रक्रिया समझता है, दो चीजें हो सकती हैं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या तो जो भाजपा ने मुकदमे लगाए, या वो मुकदमे गलत थे, वो मुकदमे फर्जी थे, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाजपा का जो ये एंटी करप्शन का जो वो मुखौटा पहन के चलते हैं, वॉच डॉग अपने आप को बनाते हैं, वो गलत है। अगर आप तो चलिए ये सवाल धनंजय गिरी से ही पूछते हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा ये मुखौटा लेके चल रही है। आपको कोई तीसरा पहलू दिखता है क्या? नहीं, इसका तीसरा पहलू दरअसल धनंजय गिरी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि भाजपा, जी कपिल जी, मैं पूछता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो एंटी करप्शन का ये जो मुखौटा लेकर चल रही है। पीएम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का गठजोड़ है इन लोगों का, जो दागदार और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? ये कह रहे हैं कि ये तो केवल मुखौटा है। निखिल जी, बहुत ही सम्मान के साथ परम आदरणीय राहुल गांधी और अत्यंत ही आदरणीय सोनिया गांधी जी, दोनों लोग जमानत पे चल रहे हैं। किस केस में? नेशनल हेराल्ड के केस। किसका केस है? वो आजादी की लड़ाई पे तक श्रेय ही नहीं, क्रय भी खाने का केस है। केस किसने किया? शांति भूषण जी ने किया। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, उन्होंने केस किया। निर्णय किसने दिया? कोर्ट ने दिया। भाजपा ने उसमें कोई केस किया है ना भाजपा ने कोई जांच की है। उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट का केस बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो किया उसको भुगतो। सुप्रीम कोर्ट के वहां से किया। ये सारे दल एक साथ मिलकर के गए सुप्रीम कोर्ट में, अनेक दल, कि हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। इसी देश के कानून और न्याय व्यवस्था ने किया कि आपके खिलाफ जांच चल रही है, वो जांच जारी रहेगी। जिस पार्टी के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अनेक मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में और गबन के मामलों में, आजादी के प्रेय और श्रेय के मामले में जिस जमानत पर चल रहे हो, वो लोग भी भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करें, जिन्हें अपने अतीत से डर लगता है, जिन्हें अपने पीछे के नाम से डर लगता है और काम से जो घबरा जाते हैं। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो अति विनम्र होती है, और जब सत्ताग्रह से बाहर होती है तो वो घुटने के बल रेंगने लगती है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने 15 दिन पहले जयपुर में जाकर कहा था कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हैं। वो अरविंद केजरीवाल आज बगल में बैठ करके शरमाए से मुस्कुरा रहे हैं। पिछले बैठक पटना में हुई थी, जिसमें बैठक की बात, जिसमें संगठन की बात कम और सगाई की बात ज्यादा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की चर्चा ज्यादा हुई थी। राहुल गांधी जी के जीवन में कुंवारी कन्या हो ना हो, कन्याकुमारी से उन्होंने जो यात्रा की 3750 किलोमीटर चले, उसका नतीजा है कि आज उनके साथ राहुल बाबा और 24 दल, ये 26 दल उनके साथ बैठे हुए। अब उसके बाद भी कांग्रेस ये कह रही है, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था पटना में, कि यू कैन नॉट बाउंड मी टू टेक डिसीजन और पुटिंग गन ऑन माय हेड। और केजरीवाल ने वही किया। केजरीवाल ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुका दिया। तो ये और कांग्रेस कहती थी पानी पी करके हफ्ते भर पहले कि केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अब ये तय कर लिया जाए कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, और ये भी तय कर लिया जाए कि क्या कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हैं, जो केजरीवाल कहते थे। तो ये इस तरह का ये नमूना अपने आप में अजूबा, जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। तो इस देश की जनता, जागरूक जनता, आज की ये जनता जो है, ये लोग सब जानते हैं किसकी खूबियां क्या है, किसकी खामियां क्या है, किसके दामन में कितने दाग है, और हर शख्स अपने चेहरे पे लगा के पर्दा कह रहा है कि जमाना बड़ी खराब है। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एक मजबूत गठबंधन है। एनडीए डे 1 से चल रहा है।
लोग 5 पार्टियों के साथ हमने शुरू किया था। जिस तरह से महाभारत में केशव ने 5 गांव मांगे थे, डॉक्टर हेडगेवार ने 5 लोगों को लेकर शुरू किया था। 5 दल के साथ हम शुरू हुए थे और 5 से शुरू हुई यात्रा पूरे भारतवर्ष में आज जिस तरह से चारों तरफ पर्याप्त रूप में बिखरी हुई है, चारों तरफ आज दुनिया की सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी है। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। एनडीए का कारवा और कुनबा और जिस तरह से संगठन इतना विशाल रूप में खड़ा हो रहा है, और बिहार के मांझी से लेकर फ्रांस के मैक्रो तक, और बालासुर से लेकर ब्रसेल्स तक, और चेन्नई से लेकर चांद तक, जहां मोदी 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 हो रहा है, जब उनके सामने कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, कोई अड़ने की स्थिति में नहीं है। आप इनके यहाँ नेता कौन है, नीति क्या है, नियत क्या है? नियत एक ही है, अपने अपने भ्रष्टाचार के भार को अति भार में बदलना और दूसरे को कहना कि भाई ये गलत है। अब बताइए, जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके एक दूसरे के खिलाफ, और कांग्रेस से सताए हुए सारे दल हैं, वहां बैठे कौन है? लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने कैरियर शुरू किया, नीतीश कुमार अत्यंत ही अविश्वसनीय व्यक्ति जिसने कांग्रेस के खिलाफ कैरियर शुरू किया, केजरीवाल जिसने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके 2-2 सत्ता पाई। ये कैसा गठजोड़ है भाई? ये किस तरह की गठजोड़ है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, काम बदल रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपिल प्रधान जी। एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि भाई केजरीवाल साहब के सामने ये जो बात फिर आएगी कि जिसको अभी तक आपके क्षेत्रीय नेता, चाहे वो दिल्ली के रहे हो या पंजाब के रहे हो, वो बिल्कुल बार बार कह रहे थे कि उनके साथ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी के साथ जाना भी यही सवाल खड़े करता है, जहां पर आपके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनावों में मारे गए, वहां पर भी उनके साथ खड़े होने की आखिर क्या मजबूरी थी? सवाल एक ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब जिस तरह से अभी आपने कहा धनंजय गिरी को सुना कि उनके पास एक चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर और वो एनडीए को लीड कर रहे हैं, उनके उस छतरी में, उस अम्ब्रेला में सभी आने को आतुर हैं। आपके पास कौन सा चेहरा है, यूपीए कहें या इंडिया कहें, जो भी आप समझ लें? देखिए, आप पहली चीज मैं एक आपको ये बात बताना चाहूंगा, जहां तक कि आपने चेहरे की बात करी, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि ऑपोजिशन, अभी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दी, खड़गे साहब ने स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली बोला कि कोई रिजिड माइंडसेट नहीं है, किसी की कोई दावेदारी नहीं है पीएम पद। ये दिखाता है कि जो ये मीट हो रही है, ये मीट जैसा कि नाम के अंदर है, इंक्लूसिव, इंडिया इज इंक्लूसिव वर्ड मैं महत्व दे रहा हूं और फोकस कर रहा हूं, एम्फोसिस कर रहा हूं। तो उस इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि सबका उसके अंदर वेलकम है, सबकी बातों का महत्व है, और जो भी ऑपोजिशन कॉमन मिनिमम तहत प्रोग्राम के तहत जो भी डिसाइड करेगी, वो सब पार्टीज उनको मानेगी। दूसरी बात आपने बोली, और आई थिंक हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जहां पे आपने बोला कि आप तो आपके नेता कांग्रेस के लोगों को बोलते हैं, या बंगाल के अंदर कांग्रेस ममता जी के पार्टी के बारे में कहती है। तो मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि ये जो 2024 की लड़ाई है, ये 2024 की लड़ाई हमारे संविधान, हमारा जो मूल आधार है, आधारशिला है जिसपे हमारा संविधान बना है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी हमारी संवैधानिक मूल्यों को किस तरीके से, ठीक है, संविधान को वो नष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कई तरह से कह चुके हैं। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी धनंजय गिरी के पास आना चाहूंगा। धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि किसी की कोई दावेदारी नहीं बनती है। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि जब चुनाव जीत कर आएंगे तो आपस में निपट लेंगे, फिर जो बनेगा वो देखा जाएगा? बिहार में कहावत है कि लूट के लाएंगे बांट के खाएंगे, वही वाली स्थिति बनी हुई। और संविधान में जो विसंगतियां थी, जो 370 से लेकर के तमाम तरह की जो विद्वताएं थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हटाना चाहते थे, जो नेहरू जी के गलत नीतियों के कारण से सम्मिलित था, उन सबको साफ करने का, भारत माता के मुकुटमणि पे जो कालिख लगी थी उसको धोने पोछने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस जिम्मेदारी से एक आर्टिकल बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे लिए संविधान फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और फास्ट भी, हम उसी को जीते हैं। संविधान हमारी आत्मा में बसा हुआ है और हम संविधान को ही तो दिन रात जीने वाले लोग हैं, अपने दायरे में रहने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता के, भारत के संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, जो लोग इसमें बाद में चीजों को इंक्लूड करते हैं, संविधान की आड़ में जो खेल करने की कोशिश करते हैं,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को के दिए गए संविधान को ट्रू स्पिरिट में अगर कोई जीता है तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। जहां एक व्यक्ति एक पद और एक व्यक्ति एक कानून, जहां बड़ा छोटा कुछ नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, प्रमोद तिवारी ने कहा था कि राहुल गांधी जी के लिए अलग से कानून होना चाहिए। मतलब जो लोग अलग से अपने लिए संविधान की और कानून की मांग करते हैं वो लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलोर में चुनाव के बाद 3 बैठकें करके कहता हो कि मैंने सारे विधायकों से बैठक की है, आला कमान से बात करके तय होगी। जहां आला कमान की संस्कृति हो, आला कमान की संस्कृति वाले लोग हमसे संविधान और कानून की बात न करें, क्योंकि इस देश के संविधान के जर्रे जर्रे को हम लोग शंकर सा पूज्य मान के जीने वाले। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। विनोद जी, 26 बनाम 38 दोबारा आपके पास आते हैं, कैसे आकलन करेंगे? बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर भर दीजिए साहब, समय बहुत कम है। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी है कि जो मदान साहब अभी कह रहे थे, कपिल मदान साहब, वो बहुत बात छुपा रहे थे, पता नहीं वो क्यों नहीं कहना चाह रहे थे। जब आपने उनको पूछा था खड़गे जी के बारे में कि खड़गे जी का जो आज का बयान है वो क्या मजबूरी उनका दिखाता है, तो मैं थोड़ा सा उनको एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ, मदान साहब समझे कि पटना में जब 23 जून को ये पहली मीटिंग हुई थी इस विपक्षी दल का नीतीश जी के नेतृत्व में, तो वहाँ सारे दलों ने अपना अपना पोस्टर लगाया था। उसमें अखिलेश यादव के भी पोस्टर लगे थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, अरविंद केजरीवाल के लगे भी थे और राहुल गांधी के भी लगे थे। तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर पटना में उभर के आए, तो उनको लगा होगा, इस बात को कांग्रेस को एहसास था कि यहाँ अगर बेंगलोर में इस बात की यही शुरुआत होगी तो पटना से और बेंगलुरु तक आने में सफ़र जो लगा है 1 महीने का लगभग, तो उसमें तो कम से कम कुछ अलग दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे कांग्रेस के तरफ से पोस्टर लगाए गए जिसमें सारे 24 दल के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके उसमें एक साथ कोलाज बनाया गया था। अब रही बात कि उन्होंने एक तरह से ये सरेंडर क्यों किया है। अब तक जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गठबंधन की बात होती थी। हमारे यहाँ जो भी कांग्रेस की तरफ से सम्मानीय प्रवक्ता आए होंगे या नेता आए होंगे, उन्होंने भी ये साफ साफ कहा होगा कि ये जितने भी अभी गठबंधन होगा उसमें नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी देखेंगे। लेकिन आज अगर इसके गठबंधन के साथ में जो इंडिया नाम आया है उसके साथ में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई न लालसा है, न हमारा पद से और न हमारे सत्ता से कोई मोह है, तो डिफरेंटली वो इस बात के लिए विपक्षी दलों के सारे लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि जो उनकी जिद थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मिशन 2024 के लिए हम जाएंगे, वो उससे कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी इसलिए भी है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है निखिल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सीट शेयरिंग के मामले में अगर 4-5 स्टेट, चाहे यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, इन सारे स्टेट में अगर बड़े स्टेट में अगर राहुल गांधी की और कांग्रेस की भूमिका को वहां पे लोग नजरअंदाज करने के लिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पे उन्हें रहने दिया जाए, तो ये इंक्लूसिवनेस का मतलब यही है कि उसमें कोई चेहरा नहीं होगा। जी, बहुत सारे सवाल अभी दरअसल है जो जिसका जवाब ढूंढा जाएगा। अब राजेश राज, आपसे बहुत संक्षेप में चाहेंगे, जरा हमको जो आज बैठक होने वाली है एनडीए की, उसका जो प्रोग्राम है वो जरा जल्दी से बता दें, कब से कब शुरू होगी, क्या कुछ होना है? देखिए, बैठक के लिए जो समय है वो 5 बजे का मुकर्रर किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे के बाद इस बैठक में पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से बस कुछ ही देर बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला निखिल जो है वो शुरू हो जाएगा। और गहमा-गहमी आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स, कटआउट और बैनर्स लगाए गए हैं, फूल मालाओं से गेट को सजाया गया है। निश्चित तौर पर इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बैठक में दलों की संख्या 38 पार कर गई है। जैसा कि कल जेपी नड्डा ने बताया कि 38 दल जो हैं एनडीए के पार्ट एंड पार्सल होंगे और कहीं ना कहीं तमाम दल के जो नेता हैं उनका अपना एक महत्व है और जेपी नड्डा उन तमाम लोगों का स्वागत करेंगे इस बैठक में। और इस बैठक की जो रस्म अदायगी है बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, तमाम नेताओं के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और जो चुनावी महासमर है निखिल 2024 का, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सेनानियों को निर्देश देगी कि महासमर में कूदना है और किला फतह करना है। और इसके लिए बिल्कुल, तो रणनीति कैसे बनेगी इस पर पूरी विस्तार से आज चर्चा होगी 38 दलों के साथ में एनडीए की इस बैठक में। राजेश राज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। धनंजय गिरी जी, आपका भी शुक्रिया। और कपिल जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि गरीबी को हराने में किस तरह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है और गरीबी को हराने में यूपी नंबर 1 किस तरह से आगे रहा है। 5 साल में 13.5 करोड़ भारतीय
गरीबी से मुक्त हुए हैं। देश में तेजी से घटी है गरीबी। नीति आयोग ने जारी किया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। ये एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के दौरान 5 वर्षों में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते गरीबी घटी है। 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। पोषण, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन, साफ पेयजल, बिजली और रसोई गैस की उपलब्धता ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सर्वे रिपोर्ट्स में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होता हुआ बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित बर्नस्टीन रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सुधारों और खर्च के दम पर 9 साल में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना है भारत। तो बर्नस्टीन की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है, कहा गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लोगों की जिंदगी बदली। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त जैसे फ्लैगशिप योजनाओं के चलते स्वास्थ्य सेवा जरूरतों तक पहुंची है। देश भर में सबसे ज्यादा गरीबी की संख्या में कमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, जहां 5 वर्षों में 3 करोड़ 43 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। उनसे एलिवेशन हुआ है उनका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर रोजगार देने और पीएम आवास योजना में भी यूपी पहले स्थान पर रहा है। डीबीटी से भुगतान करने में भी अव्वल रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित लगभग 32 योजनाओं को लागू करने में यूपी देश के अन्य सभी राज्यों से आगे है। 32 योजनाएं ऐसी हैं लगभग। सीएम योगी योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हैं। किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब और किसानों तक पहुंचाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी की अगुवाई में। अपराधियों पर नकेल कसने और बेहतर कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि जन कल्याण की योजनाएं लागू करने में भी यूपी ने दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ा है, पिछड़े राज्य की छवि बदल दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हम हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। लेकिन अनुज, ऑन ग्राउंड अगर सबसे पहले कि मैं आपको यूपी के विशेष संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन से लेकर के तमाम जो घटनाक्रम है उसको कवर करने में आपकी विशेष भूमिका रहती है। और अगर ये कहा जाए कि नोएडा से लेकर बलिया तक आपका अक्सर चक्कर लगता रहता है तो गलत नहीं होगा। किस तरह से ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं? कितना बदला है यूपी जो गरीबी एलिवेशन की बात होती है तो? देखिए निखिल, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आइए, इन इलाकों के अंदर जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के जो पिछले कई वर्षों के अंदर प्रयास हुए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, वो जो आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है, आज उसी का सबसे बड़ा कारण है कि नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें गरीबी रेखा से 3.5 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों के अंदर बाहर हुए हैं। निश्चित तौर पर यह एक अच्छा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक चर्चा सबसे बड़ी रहती है, काफी इंटरेस्टिंग रहती है कि बुलडोजर वहां पर चलते हुए दिखाई देते हैं माफियाओं के ऊपर। तो सिर्फ बुलडोजर ही माफियाओं के ऊपर नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो घर घर तक, गांव गांव तक पहुंच रही हैं। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि अब जिस तरीके से नीति और नीयत उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदली है और दिखाई है, उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर खड़ा है गरीबी को दूर करने के लिए। जी निश्चित तौर पर। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, आपने जिस तरह से कहा, एक जो इमेज रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से जब गरीबी हटाने की बात कही जाती है, कौन सी आपको ऐसा लगता है कि वो योजनाएं जो रही हैं जो जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है? जब हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, प्रमुख कौन सी योजनाएं आपको लगती हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गरीबों तक सरकार ने पहुंचने की जो पहल की थी, गरीबों तक उनके जो हक का पैसा है, उनके अधिकार का जो पैसा है, वो उनके पास तक जाए। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है डिजिटल इंडिया ने। जिस तरीके से आज डिजिटल माध्यम से लोगों का पैसा, चाहे वो सब्सिडी का पैसा हो, चाहे वो ऋण का पैसा हो, वो सीधा उनके खातों तक जाता है। और जब बिचौलिए खत्म हो जाते हैं किसी भी योजना में, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है जिसके लिए वो योजनाएं बनती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, अपराध और गरीबी को खत्म करने का आपस में क्या मेल है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपराध को पूरे उत्तर प्रदेश से दूर किया गया, उसके बाद चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर इन्वेस्टमेंट आया है। पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा कि कई बड़ी कंपनियां जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं। जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये सारी जो एक सिनेरियो दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने गरीबों को सबसे ज्यादा दूर किया है। 3.5 करोड़, 5 साल के अंदर 3.5 करोड़, ये एक बड़ा आंकड़ा दिखाई देता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर बड़ा आंकड़ा दिखाई देता है और इसके लिए बहुत, जिसको कहते हैं कि मेहनत, संजीदापन, और जब ये कहते हैं कि आम लोगों को के लिए जब समर्पण के भाव से कोई सरकार काम करती है तो वो उसके परिणाम साफ तौर पर दिखते हैं। और गरीबी हटाने का नारा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और अगर गरीबी हटाने का 70-75 वर्षों के बाद आज़ादी के, अगर ये सही हो रहा है, देर से ही सही, लेकिन कम से कम ये दुरुस्त हो रहा है, ये एक बेहतर बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अनुज यादव। और अब बात करेंगे बाढ़ की और मिसमैनेजमेंट की, क्योंकि यही आरोप पंजाब से लेकर दिल्ली तक के आपकी सरकारों पर लगा रहे हैं विपक्षी नेता और विपक्षी दल। बाढ़ और जलभराव से जूझ रही दिल्ली में आप सरकार पर बाढ़ नियंत्रण और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर बुरी तरह से फेल होने का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस भी लगा रही है दिल्ली में और बीजेपी भी लगा रही है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में भी सियासत जारी रही। विपक्ष सीएम केजरीवाल पर अपना काम न करके सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का आरोप लगा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के सिस्टम को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इतनी बारिश झेल सके। फिर उन्होंने हरियाणा पर आरोप लगा दिया कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई है। लेकिन जल निकासी को लेकर सरकार ने अब तक क्या कुछ व्यवस्था की है, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। जब गर्मी का सीजन होता है, बरसात आने से पहले नालों की सफाई कराई जाती है, लेकिन ये सारे काम नहीं हो पाए और उस पर सवाल पूछा जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब में भी दिख रहा है, जहां विपक्ष ने बाढ़ को मानव निर्मित आपदा करार देते हुए इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि बार बार चेतावनियों के बावजूद स्थिति को संभालने में मुख्यमंत्री की गंभीरता की कमी के कारण कई गांवों में बाढ़ आ गई। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कपड़े गंदे करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, यह दरअसल उनका कहने का मतलब था। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर आरोप है कि वो अपने लोगों को बदहाल स्थिति में बाढ़ से जूझने के लिए छोड़कर बेंगलुरु में सियासत करने में मशगूल है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब में सुनील जाखड़ ने भगवंत सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भगवंत मान जी, आई अंडरस्टैंड यू हैव योर पर्सनल ऑक्यूपेशन, तुसी अपनी जिम्मेवारियां अपने परिवारक मसले जुड़ गए वहां चुन जैसी के, पर रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं की थी? सब पंजाब की रिव्यू मीटिंग 9 तरीक को शाम को जदों हड़ आ गया, अद्धा पंजाब जड़ा इस पानी की सट के आ गया, उस दिन भी क्योंकि मुख्यमंत्री साहब बीजी के केजरीवाल साहब के नाल, रिव्यू मीटिंग कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। तो ये थी पंजाब की बात। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनाते हैं। साथियों, दिल्ली आज बाढ़ से त्रस्त है, हजारों लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। आज जब दिल्ली को नेतृत्व की जरूरत थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलोर पहुंच गए। आज जब बीमारियां वहां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व था कि वहां जाते और उनकी सेवा में लगते, लेकिन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो खुद बेंगलोर पहुंच गए। दिल्ली को अब पार्ट टाइम सीएम नहीं चाहिए,
दिल्ली को फुल टाइम सीएम चाहिए जो दिल्ली वालों की सेवा कर सके, ना कि भ्रष्टाचार। और इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने क्या जवाब दिया, आइए ये भी सुनते हैं। तो जिस तरह से टॉरेंशियल बारिश हो रही है, किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। हालांकि हम लगातार उस कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पूरे हमारे विभाग 24 घंटे काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आपने सुना कि कह रहे हैं कि हमारे विभाग 24 घंटे लगे हुए हैं कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन जनता दरअसल त्रस्त है और यही वजह है कि जो विपक्षी नेता है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब से आकांक्षा सक्सेना जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से, और साथ ही साथ दिल्ली में न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, लगातार बारिश और बाढ़ को कवर करते रहे गिरीश निशाना। आकांक्षा, अगर आपके पास आना चाहें, पंजाब की स्थिति को लेकर के जो सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, दरअसल किस तरह से इस बाढ़ को, इस मैनेजमेंट को डील किया जा सकता था बेहतर तरीके से, जो नहीं हो सका, जिसको लेकर के विपक्ष इतना आक्रोशित है? तो निखिल, ये 3 सालों में बहुत बुरी बाढ़ आई है इस बारी और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। 1400 से ज्यादा गांव जो हैं पंजाब के वो अफेक्टेड हैं और अभी भी जो है पानी की निकासी नहीं हो पाई है। हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर जो है सरकार अपना काम नहीं कर पाई, तो वहाँ एनजीओज आई, एनजीओज ने बहुत काम किया और अभी भी अगर देखा जाए तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें इनएबिलिटी देखी जा सकती है सरकार की। एक तो जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि भारी बारिश होगी, उसके चलते 3 रिवर्स हैं पंजाब। चलिए, आपको मैं जोड़ूंगा आपके साथ में। आप नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। गिरीश निशाना को जोड़ते हैं। गिरीश, दिल्ली में भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब पहले से ये पता था और बारिश का एक अच्छी बारिश का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था, तो क्यों नहीं इसकी पहले तैयारी की गई थी? और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वो दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़कर निकल जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने निखिल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर विपक्ष ने पूरी तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने का प्रयास किया है, यानी कि विपक्ष में भाजपा है, भाजपा ने पूरी तरह से केजरीवाल सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। उसने आरोप लगाया है क्यों नहीं केजरीवाल सरकार ने पहले कदम उठाए, क्यों नहीं पहले नालों की सफाई की गई। और अगर आज की बात की जाए तो निखिल, आज भी दिल्ली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदुड़ी, उनके नेतृत्व में दरियागंज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इसलिए किया कि लोगों को पेयजल की समस्या हो रही थी, उन तक पानी के टैंकर क्यों नहीं पहुंचाए गए। जो शोएब इकबाल हैं विधायक, उनके ऊपर आरोप लगाया कि कुछ एक लोगों तक ही पानी के टैंकर पहुंचाए गए, लेकिन क्या अन्य जनता, जो क्षेत्र की अन्य जनता है, उन तक पानी के टैंकर क्यों नहीं पहुंचाए गए। इसी तरह पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो जगह जगह जिस तरह जल भराव की स्थिति पैदा हुई, उसने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवालिया निशान जरूर लगा दिए। और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनको सड़क पर उतरना पड़ा, और जब वो सड़क पर उतरे तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हुआ और तमाम जो कार्रवाई है पूरी तरह से करने लगा, चाहे वो राहत शिविरों की बात हो, चाहे जगह जगह पानी निकालने की बात हो। जो जल भराव की स्थिति पैदा हो रखी थी वहां पर कहीं ना कहीं पंप लगाकर तुरंत कार्रवाई आराम हो चुकी है। बिल्कुल, जो आपने बताया कि पानी पीने को भी नहीं है और पानी चारों तरफ घेरे हुए। एसटी कॉलरिज की एक कविता याद आ रही है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। एक बार वापस आएंगे आकांक्षा के पास। आकांक्षा, राजनीति इसमें कितनी बड़ी कारक रही है? बहुत संक्षेप में, बल्कि कहूंगा कि 30 सेकंड में बताएं, समय लगभग समाप्त हो गया है। जी, एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी है इस सरकार में और बिल्कुल भी उन्होंने टाइम रहते जो है कोई भी काम नहीं करा। इस तरीके से काम किया जाता कि बाढ़ का कम से कम नुकसान होता। अभी तक भी जो है अच्छे तरीके से रेस्क्यू वर्क नहीं हो पा रहा है पंजाब में। और आप देख सकते हैं कि आज भी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो बेंगलुरु गए हुए हैं। बहुत जरूरी है कि सरकार जो है स्टेप्स ले, मेजर्स ले। अभी तक गिरदवारी नहीं हुई है, अभी तक असेसमेंट नहीं हुई है, अभी तक कोई एक्सग्रेशिया नहीं मिला है लोगों को। तो इस सूरत में अभी भी देखा जाए तो त्राही ही मची हुई है पंजाब में। और इस वक्त सरकार को बहुत प्राथमिकता से
जो लोग ग्रस्त हैं बाढ़ से, उनकी मदद में के लिए आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल आगे आना चाहिए। और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर और भगवंत मान दोनों पर लग रहा है कि वो दिल्ली की जनता को मुश्किल में छोड़कर बेंगलुरु में सियासत करने चले गए हैं। गिरीश निशाना आपका और आकांक्षा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।